Namaskar, my all dear student of class 10. I'm your English mentor. Brought to you a new chapter from your main course book, First Flight, chapter number 7, Glimpses of India, written by Lucio Rodriguez. We'll see some important points, some important question answers, and extract based question. At the last, I'll give you word meanings with the summary that you can go through it. Before we start, let me tell you there are 3 parts of this chapter. So we can say this is the inclusion of 3 chapters in one. Okay, छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, but हाँ, as compared to rest of the chapter, this chapters expand a little lengthy. थोड़ा सा हो जाता है because of those 3 parts. But here I will make it easy for you by bringing some value points of this chapter. चलो start करते हैं. First we have the information about the author Lucio Rodriguez, who was born in 1916 and died in 1973. He was a great essayist. वो कौन थे? Great essayist थे. Means ऐसे लिखते थे वो. He wrote several articles on English and कोंकणी to various periodicals and magazine. कोंकणी लैंग्वेज होती है वो किसमें? इंग्लिश और कोंकणी लैंग्वेज में लिखते थे. पीरियोडिकल्स मीन्स जो कॉलम छपते हैं, ठीक है, पीरियोडिकली कॉलम्स न्यूज़पेपर में जो छपते हैं उसमें आर्टिकल्स लिखते थे. मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखते थे. ही सर्व्ड एज अ विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ folklore at many universities and also as a professor of English in Mumbai and Goa. तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये विजिटिंग प्रोफेसर्स भी थे. बाहर और इंडिया में मुंबई और गोवा में एज अ प्रोफेसर, यहाँ पे ऑफ लिख देती हूँ, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन मुंबई एंड गोवा. सो मेनली इंडिया में ये किस लिए जाने जाते हैं? इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में एज अ प्रोफेसर यूज टू विजिट इन मुंबई एंड गोवा इन डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो ये हमारी राइटर की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो गई. नाउ वील स्टार्ट ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. दिस इज पार्ट 1. ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है. हर पार्ट का अलग अलग नाम है. Glimpses of India consist of 3 parts. Here we are going. First part is A Baker from Goa. Part 3 ऐसे लिख देती हूँ मैं. Glimpses of India 3 parts में है. A Baker from Goa by Lucio Rodriguez. नेक्स्ट पार्ट है हमारा कूर्ग बाय लोकेश अब्रोल. ये अलग अलग इनके राइटर्स हैं जिसका कॉम्बिनेशन मीन्स इंडिया के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है. नाउ इन दिस चैप्टर दोज राइटिंग्स आर कंबाइंड एंड गिवन अ फॉर्म ऑफ 1 चैप्टर. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कूर्ग और थर्ड है हमारा टी फ्रॉम आसाम बाय अरूप कुमार दत्ता. सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम ये वाला. इज अ पैन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर और पेटर हु स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन गोवन कल्चर ऑल्दो द पोर्टुगीज हैव लेफ्ट इंडिया लॉन्ग द बैक. तो जो फर्स्ट पार्ट है जो हम अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये है बेकर्स फ्रॉम गोवा. ये वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं. इसमें एक पैन पोर्ट्रेट दिया गया है जो ट्रेडिशनल गोवन विलेज, जो गोवा के ट्रेडिशनल विलेज हैं, ठीक है, विलेज फॉर्म में मतलब वहाँ के जो ऑथेंटिक नेटिव पीपल हैं उनके बारे में दिया गया है. और वहाँ पे जो एक मेन प्रोफेशन होता है दैट इज बेकर, जिसको पेडर भी बोला जाता है. ठीक है, बेकर जो बेकरी शॉप पे जो आप देखते हो अभी कन्फेक्शनरी और बेकरी शॉप पे होते हैं उनको वहाँ पे पहले पेडर बोला जाता था. एंड वो अभी भी वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. वो गोवा कल्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. गोवा में जब अर्लियर हिस्टोरिकल पीरियड जब पोर्तुगीज़ ने वहाँ पे कब्जा किया था उसके बाद जब वो छोड़ के चले गए थे तो पोर्तुगीज़ का लाइफ के कुछ इम्पैक्ट गोवा में रह गए थे. इम्पैक्ट आप बोल सकते हो देयर लाइफ स्टाइल, देयर मीन्स टू बियर द क्लॉथ्स, हाउ दे आर अपियरिंग, व्हाट दे आर ईटिंग, इस तरह की थोड़ी सी कल्चर वहाँ पे रह गई थी. तो पोर्तुगीज़ के जाने के बाद भी उनका जो इम्पैक्ट है वो देखा जा सकता है किस फॉर्म में? बेकरी के फॉर्म में. जो वो लोग छोड़ के गए थे लाइक ब्रेड, बेकिंग ऑफ द ब्रेड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ केक्स, पैन केक्स, इस तरह की चीज़ें जो थी वो वहाँ पे रह गई थी जो वहाँ का इंपॉर्टेंट कल्चर बन चुका था. क्योंकि हिस्टोरिकल पीरियड काफ़ी समय बाद था जब वो प्रिवेल रहा. तो जब हम लोगों के जो नेटिव प्लेस आए, हमारे फोर फादर्स और जब इस तरह के लोग आए, फिर हम सक्सेसर आए, जनरेशन टू जनरेशन वो पास होता गया और अब उसको गोवा के कल्चर में एसिमिलेट किया गया है. ठीक है, वो सारी चीज़ें एसिमिलेटेड हैं गोवा के कल्चर में अभी भी. नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट दैट इज अ पैन पोर्ट्रेट ऑफ कूर्ग. इसमें किस चीज़ को मेन रखा गया है? कूर्ग.
कूर्ग इज़ अ प्लेस जिसके बारे में हम पढ़ेंगे विच इज़ अ कॉफ़ी कंट्री। किसके लिए ज़्यादा मशहूर है ये? कॉफ़ी कल्टिवेशन के लिए मशहूर है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है। डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस और मेनली यहाँ का क्या है क्रॉप, दैट इज़ कॉफ़ी। जो थर्ड पार्ट है दैट इज अबाउट द टी प्लांटेशन इन आसाम, टी फ्रॉम आसाम, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड क्लियर हियर। तो ये 3 पार्ट हम पढ़ेंगे, इनके वैल्यू पॉइंट्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद हम लास्ट में वर्ड मीनिंग या समरी प्रोवाइड कराऊंगी जिसको आप पढ़ सकते हो। चलो पार्ट 1 देखते हैं। बेकर फ्रॉम गोवा, वी ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन अबाउट द राइटर ल्यूसियो रोड्रिग्यूज। ब्रेड मेकिंग इन गोवा, तो सबसे पहले इसमें दिखाते हैं जो पहले डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसमें इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट्स को ऐड किया गया है। दिस इज अ पैन पोर्ट्रेट ऑफ द ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर who is still remembered by Goans. Now Goans को आप यहाँ पे बोल सकते हो, क्या बोला गया है? Natives of Goa. Natives of Goa मतलब यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, गोवा के जो रहने वाले लोग हैं उनको बोला गया है यहाँ पे। Bread making started from the Portuguese days. जो bread making है, मेन चीज़ क्या है यहाँ पे? bread making. जो whole bread होती है, loaf bread होती है, वो यहाँ पे बहुत खाई जाती है। और ये कब से है? जब पोर्टुगीज थे यहाँ पे, जब पोर्टुगीज का कब्जा था, पुर्तगाली जो लोग थे उनका कब्जा था, तब से वो यहाँ की कल्चर में है। दे वर द लवर्स ऑफ ब्रेड, उनको ब्रेड बहुत अच्छी लगती थी। ब्रेड मेकिंग वॉज एन आर्ट विच नीडेड परफेक्शन। ब्रेड मेकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए परफेक्शन की ज़रूरत है। लाइक हम लोग जो डेली कुकिंग करते हैं उसमें कभी कुछ कम ज़्यादा हो जाए, दैट इज़ ओके, हम काम चला लेते हैं या ऊपर से ऐड कर सकते हैं। बट बेकरी इज समथिंग और दैट पार्ट ऑफ द culinary आर्ट जिसको स्टार्टिंग में ही अगर कुछ रह जाता है, अगर कुछ मिसमैच हो जाता है, कुछ इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा या कम हो जाते हैं, तो दैट कैन नॉट बी मीन्स द कम आउट, जो उसका जो रिजल्ट है वो परफेक्ट नहीं होता है उस टाइम पे। इंग्रेडिएंट केक्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, हमको पता है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत कम हो जाए तो वो चीज़ नहीं आती। तो परफेक्शन चाहिए एकदम, जितने भी होना चाहिए, क्वांटिटी, मेजरमेंट, इंग्रेडिएंट, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, ये एक तरह की आर्ट है जिसमें परफेक्शन चाहिए। मिक्सिंग, मोल्डिंग एंड बेकिंग वर द एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ मेकिंग अ ब्रेड। क्या क्या चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए? मिक्सिंग बिल्कुल परफेक्ट, मोल्डिंग बिल्कुल परफेक्ट, और जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स जो बेकिंग के लिए आफ्टर बेकिंग जब डाला जाता है उसमें स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द लोव्स वर बेक्ड इन टाइम टेस्टेड फर्नेस। जो लोव्स हैं, लोव्स क्या है? ये ब्रेड के जो पीसेस हैं, आप बोल सकते हो होल ब्रेड, ठीक है, होल ब्रेड। इस तरह का ब्रेड आपने देखा होगा, ये इस तरह से ब्रेड जो हो जाती है ये, ठीक है, इसको बोला जाता है लोफ, ठीक है। इसको ही कट करते हैं बाद में, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में हो सकती है। इसको कट करके और फिर स्लाइसेस बनाए जाते हैं। जो हम लोग खाते हैं वो ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं। द होल कंप्लीट ब्रेड इज कॉल्ड लोफ, ठीक है। बहुत सारे ब्रेड्स को बोल देते हैं लोफ्स, ठीक है। तो ये उसका प्लूरल फॉर्म है, अगर आप लोफ बोलोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। लोफ मतलब सिंगल, लोफ्स मतलब बहुत सारे। तो इनको बेक किया जाता है, टाइम टेस्टेड मतलब टाइम लगाया जाता है। इफ़ यू एवर हैव बेक्ड एनी ऑफ द केक, तो आप टाइम सेट करते हो ना एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स, फॉर 35 मिनट्स, तो टाइम टेस्टेड होता है। जिनको फर्नेसेस में बेक किया जाता था, फर्नेसेस आप बोल सकते हो हाई टेम्परेचर स्टोव्स, जिसको हिंदी में भट्टी बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और इसमें जो टेम्परेचर होता है ये इसके अकॉर्डिंग होता है, लाइक कितना टेम्परेचर इज बियरेबल, ठीक है। तो आप बोल सकते हो हाई टेम्परेचर स्टोव, ठीक है, और या आप बोल सकते हो सेट, जिसको सेट किया जाता है। सेट होता है टेम्परेचर। और फर्नेस में क्यों? क्योंकि एक साथ बहुत सारी ब्रेड बनाई जाती है। ये प्रोफेशनल लेवल पे बताया जा रहा है इसमें जो बताया, क्योंकि हम लोग जो घर पे बनाते हैं उसमें 1 या 2 ब्रेड बनाते हैं, तो ये प्रोफेशनल लेवल पे इसीलिए बड़े बड़े फर्नेसेस चाहिए होते हैं। दिस प्रोफेशन हैज़ बीन कंटिन्यूड बाय द बेकर्स डिसेंडेंट। नाउ डिसेंडेंट्स आप बोल सकते हो सक्सेसर, सक्सेसर्स, ठीक है। सक्सेसर्स मतलब न्यू जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए जो है ये सारी चीज़ें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और ये कंटिन्यू रहा, मतलब पहले के लोगों ने भी बनाया, हिस्टोरिकल पीरियड में भी बनता था, अभी भी बनता है वहाँ पे, ये वहाँ का ट्रेडिशन माना जाता है। नेक्स्ट देखो, द ऑथर्स चाइल्डहुड डे रिकॉल्ड। तो यहाँ पे ऑथर्स ने अपने बारे में लिखा हुआ है कि जो ऑथर थे वो भी वहाँ पे कैसे रहे थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं।
नेक्स्ट आता है द ऑथर्स चाइल्डहुड डेज रिकॉल्ड. रिकॉल्ड इज कॉल्ड रिमेंबर्ड, याद करना. ठीक है. द राइटर रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड डेज व्हेन द बेकर यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड. ही यूज्ड टू विजिट ट्वाइस अ डे. क्या मानते थे वो? बेकर को अपना फ्रेंड मानते थे, कंपेनियन मानते थे और गाइड मानते थे. 2 बार आते थे दिन में, वंस इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग द सेलिंग आवर्स एंड देन अगेन व्हाइल रिटर्निंग आफ्टर सेलिंग ऑल हिज ब्रेड. तो एक बार तो जाते थे और एक बार वापस आते थे, तो 2 बार आते थे. The jingling thud of the bamboo he carried woke them up in the morning. They ran to meet and greet him. They ran for getting the bread bangles, which were especially made sweet bread. तो जो जिंगलिंग साउंड, जिंगलिंग थर्ड इज कॉल्ड अ साउंड. तो उनके हाथ में घंटी रहती थी या बेल रहती थी, जिससे वो जब बताते थे तो वो लोग जग जाते थे. ये उनका जगने का मतलब वॉकिंग टाइम होता था. जो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि जब वो हॉलीडेज में जाते थे अपने गोवा में, अपने गांव में, जैसे हम लोग जाते हैं, वैसे ही वो सुबह सुबह बेल की साउंड से उठ जाते थे. इस तरह की जो साउंड होती थी. और थर्ड साउंड किसकी होती थी? बैम्बू. जो बैम्बू स्टिक होती है, एक बड़ी सी जो बैम्बू स्टिक होती है, वो उसको जमीन पर मार के इस तरह से चलते थे. एक हाथ में बेल जिंकल की और एक तरफ से थर्ड. इस तरह की साउंड होती थी कि भाई ब्रेड वाला आ गया, पैडर आ गया. उस आवाज से वो लोग जग जाते थे और वो लोग दौड़ लगाते थे उसको ग्रीट या वेलकम करने के लिए. ये रेन फॉर गेटिंग द ब्रेड क्यों भागते थे? कि उनको ब्रेड चाहिए, रिंग जैसी ब्रेड. इस तरह की रिंग ब्रेड होती थी जो कैसी होती थी? बहुत स्वीट होती थी. आप उसको बोल सकते हो स्वीट होती थी, बच्चों को ये अच्छी लगती थी, रिंग शेप में होती थी. वो उसको खाने के लिए फटाफट से उठ के और भाग के जाते थे कि भाई पैडर आ गया, बेकर आ गया, चलो उससे ब्रेड लेने चलते हैं. डिलीवरिंग द लोव्स. अब लोव्स की डिलीवरी कैसे की जाती थी? यहाँ पे बताया गया है, एज द बेकर केम ही वुड कॉल आउट द लेडी ऑफ द हाउस एंड विश हर गुड मॉर्निंग. वो आते थे घर में और जो वहाँ की लेडी होती थी उनको गुड मॉर्निंग विश करते थे. द चिल्ड्रन वुड बी पुश्ड असाइड एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द मेड सर्वेंट. जो बच्चे होते थे वो एक साइड में हो जाते थे और किसको डिलीवर की जाती थी? मेड सर्वेंट. जो वहाँ के काम करने वाले घर के लोग होते थे उनको डिलीवर की जाती थी. द ऑथर रिकॉल्स द अरोमा ऑफ लोव्स. रिकॉल्स इज कॉल्ड रिमेंबर्स. याद करते हैं, रिमेंबर. वो क्या याद करते हैं? अरोमा ऑफ लोव्स. अरोमा इज कॉल्ड खुशबू. ब्रेड की भीनी भीनी जो खुशबू आती थी, दैट फिल द एयर. पूरी एयर में वो फिल हो जाती थी. द चिल्ड्रन वुड नॉट इवन ब्रश देयर टीथ एट बैंगल्स मेड ब्रेड विद द टी. वो ब्रश भी नहीं करते थे एंड दे स्टार्टेड ईटिंग दोज रिंग बैंगल्स. जो बैंगल फॉर्म में ब्रेड होती थी वो उसको खाना शुरू कर देते थे. मतलब उन्होंने ब्रश भी नहीं किया है. वो इतने ज़्यादा फॉन्ड ऑफ होते थे ब्रेड खाने के बिना ब्रश किए चाय के साथ वो ब्रेड कभी कभी खा लिया करते थे. तो ये क्या बताया गया है? देयर वॉज अ चार्म ऑफ कमिंग ऑफ, मीन्स एक सेलिब्रेशन की तरह होता था कि बेकर सुबह आता था, किस तरह से ब्रेड की डिलीवरी होती थी, बच्चे कितने ज़्यादा खुश होते थे. ये सारी चीज़ें बताई गई हैं. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेड इन ट्रेडिशनल सेरेमनीज. अब जो ट्रेडिशनल सेरेमनीज होती हैं, सेरेमनीज आप बोल सकते हो जो हम लोग फेस्टिवल के फॉर्म में ले सकते हैं. कोई गेट टुगेदर हो गया, बर्थडे हो गया, कोई ओकेजन हो गया, फेस्टिवल हो गया, तो वहाँ पे ब्रेड का क्या रोल था? द वेरियस काइंड्स ऑफ ब्रेड वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ओकेजन. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी हर ओकेजन के लिए. नो मैरिज वॉज कंप्लीट अंटिल द अनलेस द ट्रेडिशनल बोल वॉज सर्व. कोई भी शादी नहीं होती थी जब तक कि बोल, एक ट्रेडिशनल ब्रेड का नाम है फॉर्म में, जब तक वो नहीं दी जाती थी, वो परोसी नहीं जाती थी, शादी इनकम्प्लीट रहती थी, एज माना जाता था. द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर्ड सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट. उस ब्रेड से ओकेजन, जैसे इंगेजमेंट ओकेजनल पे जो लेडी थी वो क्या बनाती थी? सैंडविचेस बनाती थी. एंड बोलिनिहास वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल. ये डिश का नाम है, डेजर्ट है बोलिनिहास, जो बनाया जाता था क्रिसमस या अदर फेस्टिवल्स पे. तो जैसे हमारे यहाँ होता है राजस्थान में दाल बाटी चूरमा हुआ, गट्टे की सब्जी, इस तरह की जो ट्रेडिशनल डिशेस हैं, ठीक है, वो बनाई जाती हैं जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं. सेम ऐसे ही यूपी की साइड में पूरी कचौड़ी ये होता है कि भाई फेस्टिवल पे बनना है. सेम एज गोवा कल्चर में ब्रेड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था. वहाँ पे हर फेस्टिवल पे, प्रिपरेशन पे, हर चीज़ पे अलग अलग ब्रेड की जो डिश थी वो डेफिनेट थी और वो बनाई जाती थी. नेक्स्ट देखते हैं द बेकर्स. यस,
द बेकर्स ड्रेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेकर इतना इंपॉर्टेंट है तो उसके अपीयरेंस के बारे में भी बताया गया है। द बेकर वॉज यूजुअली ड्रेस्ड इन कबाई, ये इनका ड्रेस का नाम होता था। कैसी होती थी ये? अ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज और अ शर्ट एंड अ ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। तो काबाई बोला जाता था जो घुटने से तो नीचे होती थी लेकिन पूरा नीचे नहीं होती थी, थोड़ा सा ऊपर होती थी। तो आप बोल सकते हो जो फुल लेंथ होती है ट्राउजर या लोअर उससे थोड़ी छोटी और हाफ लेंथ से थोड़ी सी बड़ी, ये उनकी ड्रेस होती थी। इवन टुडे इफ एनीवन dares to go out in the street wearing half pants, he is referred to as पैडर। अभी भी कोई अगर इस तरह की लोअर पहन के जाता है वहाँ पे गोवा की सड़कों पे तो उसको कैसे रिगार्ड किया जाता है? ही और शी इज जस्ट रिगार्डेड एज अ पैडर। उसको पैडर बोला जाता है कि ये पैडर की यूनिफॉर्म में आया है, ड्रेस में आया है। नेक्स्ट इज ब्रेड मेकिंग अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। अब जब इतना ज़्यादा वहाँ पे डिमांड था ब्रेड का तो उससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होगा ये उस प्रोफेशन बेचने वाले के लिए। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। कब लेते थे वो? एंड ऑफ द मंथ में रहते थे। जैसे हमारे यहाँ होता है मिल्क का सप्लाई होता है, वेजिटेबल फ्रूट्स हर महीने हर रोज़ चाहिए ही चाहिए, तो हम लोग बांध लेते हैं महीने के एंड में या शुरू में पैसे दे देते हैं। सेम ऐसे ही वहाँ पे ब्रेड का डेली यूज़ होना मस्ट है, मतलब वहां तो आनी ही है, तो एंड में मंथ में उनको पेमेंट किया जाता था। ऑल द अकाउंट्स वर रिटन और सम वॉल इन द प्रेमाइसेस विद अ पेंसिल। प्रेमाइसेस आप बोल सकते हो इनसाइड द हाउस, ठीक है, घर के अंदर लिखे जाते थे सारे। किस पे? वॉल पे लिखे जाते थे, मतलब किसी भी दीवार पे उनके सारा हिसाब लिख दिया जाता था और बाद में उनको एट द एंड ऑफ द मंथ पे किया जाता था। किससे लिखते थे? पेंसिल से। इट वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन ड्यूरिंग दोज डेज बिकॉज Portuguese were lovers of fresh baked loaves. The baker, his family members and his servant looked प्रॉस्परस एंड हैप्पी। एक देखा जाए तो ये हॉकर या वेंटिंग का बिजनेस माना जाएगा कि भाई एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के हम लोग सामान बेच रहे हैं, तो वी आर रिगार्डिंग नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं, फिजिकल हार्ड वर्क, दे आर नॉट हैविंग अ शॉप, घर घर जा जाके बेचते हैं। तो ये बहुत अच्छा, अगर हम देखें तो आज के प्रोस्पेक्टिव में तो बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाएगा, बट उस टाइम पर ब्रेकर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस, वेल्दी और एस्टैब्लिश्ड माना जाता था। वो बहुत हैप्पी रहते थे। वाई? बिकॉज देयर प्रोफेशन वॉज डिमांड, इन डिमांड, और बोलना चाहिए नेसेसिटी था एक तरह का। तो उनके जो बेकर थे वो, उनके फैमिली मेम्बर्स सब बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। खुश क्यों रहते थे? बिकॉज दिस वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। सो दिस ऑल दीज पॉइंट्स वर मेन इंपॉर्टेंट। अब थोड़े से हाईलाइट्स देख लेते हैं इसके स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स में, दैट यू कैन गिव अ क्विक लुक बिफोर योर एग्जाम। The Portuguese in Goa were lovers of bread. Those eaters of breads have now gone, but its makers still exist. मतलब अभी जो लोव्स हैं, लोव्स ऑफ ब्रेड हैं, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में नहीं, क्योंकि खाने की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। नाउ वी हैव इनहेरिटेड सो मैनी अदर ईटिंग हैबिट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। तो खाने की चीज़ें जो हैं, मीन्स देयर इज अ वैरायटी इन फ्रंट ऑफ अस, तो थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन जो ऑथेंटिक बेकर्स हैं, जो फर्नेसेस में बेक करते हैं आज भी, बिसाइड्स अवन और माइक्रोवेव, वो अभी भी हैं गोवा में। मतलब वो ट्रेडिशनल फॉर्म में अभी भी वहाँ पे जो ब्रेड है वो बेक होती है। During the childhood days of the narrator, Baker used to be their friend, companion and guide. The baker came twice a day, in the morning and again while returning home after finishing his sailing. The jingling thud of the baker's bamboo woke up the sleeping children. उनके हाथ में बैंगल, बांस का जो बड़ा सा लट्ठा होता है वो होता था, उसमें से जिंगलिंग साउंड निकलती थी, बेल्स भी होती थी, ये सारी चीज़ें बच्चों को जगा देती थी। द लोब्स वर डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, दैन द चिल्ड्रन वुड peep into the baker's basket for the bread bangles. जैसे बेकर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके पास जो भी बास्केट होता था जिसमें वो रखते थे सामान, छोटे छोटे बच्चे नहीं देख पाते थे, तो दे यूज टू क्लाइम ऑन द पैरापेट, जो थोड़ा सा ऊंचा पार्ट होता है, वहाँ पे खड़े हो जाते थे। पीप इज कॉल्ड झांकना, अंदर अंदर झांकते थे कि भाई कैसी कैसी ब्रेड लेके आया है। तो दीज वर द रिएक्शंस ऑफ द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन वुड ईट ब्रेड विद हॉट टी, चाय के साथ खाते थे। द मैरिज वर इनकम्प्लीट विदाउट द पॉपुलर बोल ब्रेड। बोल ब्रेड जो थी मैरिज के लिए बहुत ज़रूरी थी।
बोलिनहास वॉज मस्ट ड्यूरिंग क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल, ये डेजर्ट ब्रेड से बना हुआ, ये बहुत ज़रूरी था क्रिसमस पे और अदर फेस्टिवल्स पे. द बेकर्स वोर अ पर्टिकुलर नी लेंथ फ्रॉक नोन एज काबाई, घुटने तक की एक ड्रेस पहनते थे, उसको काबाई बोला जाता था. बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, बेकर्स हैड अ प्लम्प फिजिक एंड टेस्टिफाइंग टू दिस. प्लम्प फिजिक मतलब अच्छे होते थे, वो मल न्यूट्रिटिव नहीं लगते थे. जैसे मैंने बोला ये प्रोफेशन थोड़ा सा डिग्रेडेड रिगार्ड किया जाता है, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था. जो भी पैडर था एज अ प्रोफेशन वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था, मतलब वो खाते पीते लगते थे कि हाँ अच्छे, मतलब दे आर हैविंग अ गुड फाइनेंशियल स्टेटस एज वेल एंड हेल्दी तो हुआ करते थे. द बेकर्स कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने हाईलाइट्स में देखी. लेट्स मूव ऑन टू सम रेफरेंस टू क्वेश्चंस. अभी यहाँ पे जो ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आया है, इसमें क्या होता है कि सम टेक्स्ट हैव बीन टेकिंग आउट, कुछ टेक्स्ट लिए जाते हैं और फिर उसमें से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं. अभी ये देखते हैं. फर्स्ट, वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिबक and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children. तो बच्चों को रिबक इज कॉल्ड डांट देना, ठीक है, उनको डांट के भगा देना, स्कोल्ड कर देना, क्योंकि बच्चे जो है वो खुद लेना चाहते थे लेकिन उनको डांट दिया जाता था और फिर ब्रेड किसको डिलीवर की जाती थी? सर्वेंट को. तो इस टेक्स्ट में से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर वी इन द टेक्स्ट? तो वी इन द एक्सट्रैक्ट रिफर्स टू द नरेटर एंड हिज फ्रेंड. नरेटर एंड हिज फ्रेंड, उस टाइम पे ये लोग कैसे थे? चिल्ड्रन, मतलब बच्चे थे. बच्चों के टाइम पे ये बताया जा रहा है, वो अपना एक शेयर कर रहे हैं चाइल्डहुड मेमोरी. व्हाई वर द चिल्ड्रन पुश्ड असाइड? The kids were pushed aside so that the breads can be delivered to the servant. Which word or phrase in the extract means the same as an expression of disapproval or scolding? तो ये आप disapproval या scolding बोल सकते हो, जो मैंने आपको बताया रिबक, ठीक है. तो यहाँ पे आप वर्ड रिबक लिख सकते हो. नेक्स्ट इज what was there in the basket? दैट बास्केट में क्या होता था? तो loaves, there were some loaves, और कुछ क्या होती थी? bangles for the children. bangles for the children, जो bengal के फॉर्म में ब्रेड होती हैं वो हुआ करती थी. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as bowl. Just as a party of the feast loaves loses its charms without bread. Not enough can be said to show important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of a daughter's engagement. Cakes and bolinhas are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. So, first question from this is, what are compulsory prepared during Christmas in Goa? तो ये हमने पढ़ा था, ये जो डिश होती है बोलिनास, इट वॉज वेरी मच असेंशियल. नेक्स्ट इज, वाई इज अ बेकर नेसेसरी इन विलेज? अ बेकर इज नेसेसरी इन विलेज. डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड, तो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स लाते थे. बोल ब्रेड, उसके बाद बेंगल ब्रेड बच्चों के लिए लेकर आते थे, एंड जो उनके डेली कंजम्पशन के लिए ज़रूरी थी, और दूसरी चीज़ स्पेशल ओकेजन के लिए ज़रूरी थी. Find the word in the extract which means a celebration meal. So celebration meal का मतलब होता है दावत, ठीक है. और दावत का वो जो वर्ड है that is called feast. तो आप बोल सकते हो, other festival and essential baker's furnace, where is the feast written? Let's find out. बोलिनास, yes, party और feast, ये दो हैं वर्ड, इनमें से आप लिख सकते हो. लेकिन पार्टी में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, खाना पीना, डांस भी. फीस्ट का मतलब होता है खाना पीना, ठीक है. तो ये दिस इज द राइट वर्ड. नेक्स्ट इज, व्हाट इज मस्ट टू बी प्रिपेयर्ड ऑन डॉटर्स एंगेजमेंट बाय द लेडी? तो यहाँ पे जो डॉटर्स के एंगेजमेंट में बनाए जाते थे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे वर सैंडविचेस. वेयर इट इज रिटन, ये सैंडविचेस बनाना बहुत ज़रूरी होता था. चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं कुछ शॉर्ट. व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? ये नॉस्टैल्जिक आप बोल सकते हो होम सिकनेस. जब आप किसी चीज़ की याद करते हो, कोई चीज़ आपको बार बार याद आती है, उस फीलिंग को आप यहाँ पे बोल सकते हो.
when you are away from your home, घर की याद आती है, तो that is called nostalgia. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह के एल्डर्स की गोवा के बारे में फीलिंग है जो उनको पहले याद आता है. द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज. क्या चीज़ उनको ज़्यादा ट्रबल करती है? ट्रबल आप बोल सकते हो, वो बहुत ज़्यादा रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, जिससे उनको काफ़ी तकलीफ. ऐसा होता है ना, कभी कभी हम याद करके वी आर फीलिंग मीन्स इमोशनल, तो वो चीज़ बोलते हैं नॉस्टैल्जिक फीलिंग. तो वो क्या याद करते हैं? ओल्ड पोर्तुगीज डेज एंड द पोर्तुगीज लोव्स ऑफ ब्रेड. द पोर्तुगीज वर वेरी फेमस फॉर देयर ब्रेड. वो उन चीज़ों की याद करते हैं कि हमारे ज़माने में तो ये चीज़ हुआ करती थी, ऐसे बातें करते हैं वो. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द बेकर वेयर when the author was young? Bakers क्या पहनते थे? The baker in the Portuguese days wore a peculiar dress called the kabai. Kabai पहनते थे वो. It was a long single piece of the frock reaching down to the knees. एक फ्रॉक फॉर्म में होती थी, डिवाइडर नहीं होता था, फ्रॉक फॉर्म में होती थी. When the author was young, they wore a shirt and a trouser that was longer than a half pant and shorter than a full pant. इसके अलावा क्या पहनते थे वो? शॉर्ट ट्राउज़र पहनते थे जो हाफ पैंट से थोड़ा ज़्यादा बड़ा, फुल से थोड़ा कम होता था, और शर्ट पहनते थे. तो ये 2 ड्रेसेस थी जो वहाँ के बेकर्स या पेडर्स पहनते थे. How did the baker attract the children? The baker attracted the children not by his jingle or by the loaves of the bread, but but attracted the children by the bread bangles or the special sweet bread he sold. बच्चों के लिए स्पेशल अलग से एक ब्रेड बनाई जाती थी, स्वीट बैंगल शेप्ड ब्रेड, वो उनको बहुत अट्रैक्ट करती थी. इसके अलावा उनकी जिंगलिंग साउंड. Baking was considered essential in a traditional Goan village. What reasons does the writer give to support his point? क्या चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा essential बनाती थी ट्रेडिशनल गोवान विलेज में बेकिंग को? No festival in Goa is complete without bakery product, be it marriages, its engagements, or any other ceremony. Traditional sweet bread known as bol to be given with the marriage gifts, and at Christmas, bolinas and the cakes are must. इनके बिना कोई भी celebration वहाँ पे incomplete माना जाता था. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to baker. Explain. Jackfruit-like physical appearance. Jackfruit के जैसा अगर किसी का physical appearance है तो उसको किसके साथ compare किया जाता है कि भाई वो पुराने ज़माने में जो गोवा के bakers होते थे उस तरह का तुम्हारा physical appearance है. इट्स अ काइंड ऑफ वेजिटेबल ना, जिसमें कोई प्रॉपर शेप नहीं होता. जैसे मैन फिश में जन ब्रॉडर दैन यहाँ पे कर्व और उसके बाद बॉड, पर उनकी बॉडी होती थी वो सेम इस तरह से होती थी जैसे जैक फ्रूट होता है. यू मस्ट हैव सीन जो जैक फ्रूट होता है ना हमारा, जिसको कटेल बोलते हैं, तो उसकी तरह का जो शेप होता है आजकल वो किससे कंपेयर किया जाता है? वो पुराने ज़माने के बेकर्स जो हैं उनसे कंपेयर किया जाता था. ब्रेड बेकिंग अ प्रॉस्परस बिजनेस इन गोवा. द फिजिक ऑफ द बेकर लाइक ही इज प्लम्प एंड राउंड बॉडी एंड आर टेस्टिमोनी to that. वो उसके लिए बिल्कुल फिट बैठते थे, उस तरह की राउंड बॉडी. Therefore, anyone who was fat and plump, just like a jackfruit, was easily compared to baker. आप देखो jackfruit में क्या है? It's a round shape, complete round shape. No curve is there. कोई भी curve नहीं है. उनकी बॉडी भी बिल्कुल ऐसी थी, fatty and round. तो ये उनके बारे में मशहूर था क्योंकि वो बहुत प्रॉस्परस थे, उनके वेल्दी थे, अच्छा खाने पीने को था, उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा चलता था, प्रॉफिट होता था. इसीलिए वजह से वो बहुत ज़्यादा फैटी और प्लम्पी होते थे. और ये इस चीज़ का टेस्टिमोनी आप बोल सकते हो, एविडेंस होता था. ठीक है, ये एविडेंस था कि हाँ भाई ये लोग कौन है, ये बेकर हैं, बिकॉज इनका जो बिजनेस है वो बहुत प्रॉफिटेबल, अच्छे खाते पीते हैं, इसलिए वो कैसे हैं, राउंड फिगर के हैं. ठीक है, ये हैं आपके वर्ड मीनिंग्स ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के, दैट यू कैन गो थ्रू इट एंड यू मस्ट गो थ्रू इट, यू शुड. ठीक है, आपको वो देखना चाहिए. दे विल रियली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द क्वेश्चंस. ये है आपकी समरी, ये आप पढ़ सकते हो. इफ़ यू डोंट हैव द टाइम टू गो थ्रू द टेक्स्ट तो समरी विल रियली हेल्प यू. समरी में भी मैंने सारा इंक्लूजन कर रखा है वैल्यू पॉइंट्स में. अगर आपके पास टाइम है, 1 पेज की समरी है, यू कैन गो थ्रू दैट, आराम से आप पढ़ सकते हो. चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. अबाउट द ऑथर, दैट इज लोकेश अब्रोल, इज रिनोन्ड डॉक्टर बाय प्रोफेशन. बाय प्रोफेशन ये कौन है? डॉक्टर हैं. चलो चेंज कर लेते हैं कलर, अच्छा लगेगा, है ना. हाँ, दिस इज गुड.
ये एक रिनोड, जाने माने, रिनोड इज कॉल्ड, रिनाउंड इज कॉल्ड फेमस, ठीक है, फेमस बोल सकते हो, वेल नोन बोल सकते हो, डॉक्टर हैं. ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन प्राइवेट सेक्टर इन गुड़गांव. उन्होंने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुड़गांव में खोला था. ही इज ऑल्सो सोशल वर्कर. और क्या है वो? सोशल वर्कर है, यानी कि एक डॉक्टर हैं, वो सोशल वर्कर हैं. ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट स्ट्रे काउ शेल्टर इन गुड़गांव. जो स्ट्रे काउ होती हैं, यानी कि आवारा जो गाय घूमती रहती हैं, उनके लिए एक शेल्टर भी खोला गुड़गांव में. लोकेश अब्रोल इज ऑल्सो एन एस्टैब्लिश्ड राइटर. ये एक राइटर भी है. The present essay on Coorg highlights his sharp observation and ability of graphic description of the wonderful land that is called कूर्ग. इन्होंने जो कूर्ग के बारे में लिखा है, इससे उनका शार्प ऑब्जर्वेशन पता चलता है. ग्राफिक डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड कूर्ग के ब्यूटी के बारे में, जो इन्होंने जिस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया है, जिस तरह का इंफॉर्मेशन दिया है ग्राफिकल वे में. यहाँ पे ये था, इस जगह पे लैंड पार्ट कैसा था, ठीक है, प्लांटेशन कैसा है, वहाँ की लाइफ स्टाइल, सारी चीज़ों के बारे में जो दिया है, दैट इज़ रियली वेल अप्रिशिएबल. चलो पढ़ते हैं. कूर्ग अ हेवनली प्लेस. सबसे पहले थोड़े से वैल्यू पॉइंट्स देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिवाइडेड इन द पैराग्राफ्स. तो सबसे पहला है आपका कूर्ग अ हेवनली प्लेस. हेवनली प्लेस क्यों बोला जाता है इसको? कूर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका लाइज बिटवीन द टाउन्स ऑफ मैसूर एंड मैंगलोर. इट इज लाइक अ हेवन ऑन द अर्थ. इट इज इनहैबिटेड बाय मार्शल मैन, ब्यूटिफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स. तो यहाँ पे बताया गया है कि कूर्ग जो है एक कर्नाटका की तरफ पड़ता है, और किसके बीच में? मैसूर और मैंगलोर, इन दोनों के बीच में ये पड़ता है. बहुत सुंदर जगह है. हेवनली प्लेस क्यों बोला गया? इसकी नेचुरल ब्यूटी की वजह से. बहुत प्यारा नेचुरल ब्यूटी है यहाँ का. इसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं, इनहैबिटेड मतलब यहाँ पे कौन लोग रहते हैं? मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर. जो मार्शल मैन है, आप बोल सकते हो डिस्पोज्ड टू वॉर, जो वॉर में ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं, ठीक है, मतलब वॉरशिप उनकी जो मेन प्रोफेशन है, वो बोल सकते हो. यहाँ की जो वुमेन है ब्यूटीफुल है. जो क्रीचर्स ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए जाते हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, बहुत वाइल्ड लाइफ है, जो इस प्लेस को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है. नेक्स्ट देखो, वेदर एंड एनवायरमेंट ऑफ कूर्ग कैसा है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है ये कर्नाटका की. इट कंसिस्ट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड स्पीशीज एंड कॉफी प्लांटेशन. द बेस्ट सीजन टू विजिट कूर्ग स्टार्ट्स इन सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज अप टू मार्च. द वेदर इन कूर्ग इज प्लीजेंट ड्यूरिंग द दोज मंथ्स. तो सितंबर से मार्च का जो महीना है, वो यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है. ये सबसे बेस्ट सीज़न होता है. कर्नाटका की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है जो पूरी भरी हुई है एवरग्रीन फॉरेस्ट से, और यहाँ पे स्पाइसेस और कॉफ़ीज़ के जो प्लांटेशन है, उसकी वजह से कूर्ग और भी ज़्यादा फेमस हो जाता है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए. पीपल ऑफ कूर्ग. अब यहाँ के लोग कैसे हैं वो देखते हैं. The people here are possibly of Greek and Arabic descent. Greek और Arabic descent के लोग हैं यहाँ के, मतलब इनके जो forefather थे, they were Greek and Arabic of the descendant. वो उन्हीं के ही वंशज हैं, generation है. According to a legend, Alexander's army moved south along the coast and settled there only when they were unable to return to their country. ऐसा बोला जाता है कि भाई जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी, ठीक है, लड़ाई के बाद जब वो लोग वापस आ रहे थे साउथ की तरफ, तो यहाँ पे सेटल हो गए थे. क्यों? क्योंकि वो वापस नहीं जा पा रहे थे अपने कंट्री में. मे बी सम वॉज द रीज़न हैपेंड, कुछ हुआ होगा, तो वहाँ पे वो वापस नहीं जा रहे थे, तो वो वहाँ पे सेटल हो गए. कौन? अलेक्जेंडर आर्मी के जो लोग थे. दीज पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स एंड देयर कल्चर कैन बी विटनेस्ड बाय देयर मार्शल ट्रेडिशन, मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स. जो वहाँ के लोग थे, लोकल लोग थे, उनसे उनकी शादी हो गई, ठीक है, और उनका जो कल्चर था उसमें क्या क्या विटनेस किया जा सकता है, मतलब जो अभी भी है, वहाँ के जो लोग हैं वो मार्शल ट्रेडिशन के हैं, मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स को भी फॉलो करते हैं. मतलब सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, जो हमारा बेसिक रिलीजन का जो भी रिचुअल एंड राइट्स होते हैं वो वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं. द कोटवर्स, रेजिडेंट ऑफ कूर्ग. रेजिडेंट ऑफ कूर्ग को क्या बोला जाता है? कोटवर्स. वियर अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट नोन एज कुप्पिया. It resembles kufiya worn by the Arabs and the
कोट्स। तो जो अरेबियन लोग होते थे, आपने देखा होगा लंबी सी फ्रॉक और बीच में एक बेल्ट बांधते हैं, जो बहुत बड़ी सी लंबी सी फ्रॉक होती है, जैसे हमारा आप ये बोल सकते हो बाथिंग रोब होता है जो, ठीक है, उसमें बीच में बेल्ट बांध लेते हैं, लाइक हेयर राइट नाउ आई एम वेयरिंग, ये लंबा सा है कोट, इसमें बीच में ये जो बेल्ट बंधी हुई है, मे बी यू आर नॉट एबल टू सी, ये इस तरह की, तो ये एम्ब्रॉयडरी की ड्रेस होती थी, लंबी सी फ्रॉक, ये उनका वहाँ पे जो था इस तरह का जो वियरेंस था, उनका अपीयरेंस था, बड़ा सा लंबा सा ब्लैक कलर का कोट होता था और उसको बोलते थे कुप्पिया, ठीक है। और जो अरब के लोग पहनते हैं उसको बोलते हैं कुफिया, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है। अब वो अरब के लोग थे, उनके डिसेंडेंट, उनके सक्सेसर भी वही थे, फोर फादर्स अरब के थे, तो उन्होंने उनका ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह सारा कुछ जो था वहाँ का इनहेरिट किया है। तो अभी भी वहाँ पे आप जो लोग देखोगे, वहाँ के कोटबाज हैं, जो जितने भी कोटबाज हैं वो इसी तरह के देखें, कोटबाज जो कुपिया पहनते हैं, इस तरह की ड्रेस पहनते हैं। ये सारी चीज़ें नरेटर ने वहाँ पे विजिट किया, उन्होंने खुद देखा, एंड दैन ही हैड गिवन द डिस्क्रिप्शन, उसके बाद उन्होंने खुद डिस्क्रिप्शन दिया है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेवरी टेल्स ऑफ कुर्ग, वहाँ की कुर्ग की जो बहादुरी की कहानियाँ हैं। Kurg people are well known for their bravery. इसीलिए that's why they are the martial men. The Kurg regiment is one of the most decorated regiments of Indian Army. General Cariappa, the first Indian Army chief, was a Kurgi. Even today only the Kodavas are permitted to carry firearms without a license. तो सबसे पहले जो जनरल थे करियप्पा, वो एक कुर्गी थे जो इंडियन आर्मी के थे, और अभी भी उन लोगों को मीन्स दे आर बॉर्न ब्रेव, ओके, उनको रिगार्ड किया जाता है, मार्शल मैन बोला जाता है, ब्रेवरी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, आइडेंटिकल हैं एक तरह से। तो वो लोग परमिटेड हैं, जो वहाँ के कोडवर्स इज कॉल्ड नेटिव पीपल, जो नेटिव पीपल हैं वहाँ के कुर्ग के, वो लोग क्या हैं, वो लोग अलाउड हैं। क्या अलाउड हैं? वो लोग अपने पास रखने के लिए कैरी फायर आर्म्स, वो अपने पास फायर आर्म्स रखने के लिए बिना लाइसेंस के अलाउड हैं। वाई? बिकॉज दे नो द रियल मीनिंग टू कीप द आर्म एंड एम्यूनिशन विद देमसेल्व्स, वो उस तरह से उनको रिगार्ड किया जाता है। और बहुत डेकोरेटेड, बहुत मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट मानी जाती है हमारे इंडियन आर्मी की जो कुर्ग रेजिमेंट है। कौन सी रेजिमेंट? कुर्ग रेजिमेंट इंडियन आर्मी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डेकोरेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं वाइल्ड लाइफ इन कुर्ग। वाइल्ड लाइफ कैसी है? कुर्ग इज होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक Mahasir, a large freshwater fish is found here. Kingfishers, then squirrels and langurs live without any fear. तो महाशीर, a large freshwater एक फिश होती है महाशीर, जो यहाँ की बहुत मशहूर है। इसके अलावा यहाँ पे किंगफिशर्स हैं, स्क्विरल्स हैं, लंगूर्स हैं, जो बिना किसी डर के, एक दूसरे के डर के यहाँ आराम से रहते हैं। Wild elephant enjoyed being bathed and scrubbed in the river by their महावत। तो जितने भी महावत होते हैं, ठीक है, जो टेक केयर करते हैं एलिफेंट का, उनको महावत बोलते हैं। वो यहाँ पे जंगलों में जाते हैं, रिवर में अपने हाथियों को नहलाते हैं, उनको स्क्रब करते हैं बिना किसी फियर के। द रिवर कावेरी गेट्स इट वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ कुर्ग। यहाँ पे कावेरी जो रिवर है, उसका जो पानी है वो कहाँ? कुर्ग में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से आता है। मतलब कुर्ग की पहाड़ियों से जो पानी आता है वो किस नदी, वो उससे कौन सी नदी बनी हुई है? कावेरी नदी बनी हुई है। वहाँ पर जो एलिफेंट हैं वो नहाते हैं, उनके महावत उनको नहलाते हैं। बहुत सारी फिशेज़ हैं, स्क्विरल हैं, किंगफिशर्स हैं, लंगूर्स हैं, जो वहाँ पर रहते हैं बिना किसी डर के। तो ये वहाँ का वाइल्ड लाइफ ब्यूटी है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुर्ग अ टूरिस्ट प्लेस। कुर्ग को एक टूरिस्ट प्लेस क्यों माना जाता है? Even the laziest tourists become adventurous on coming to Coorg as it's full of adventure sports like river rafting, canoeing, rock climbing, etc. अगर बिल्कुल लेजिएस्ट लेथार्जिक टूरिस्ट है, भाई मुझे कुछ नहीं करना है, बट वहाँ पे आने के बाद वो अपने आप ही कैसे हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, एडवेंचरस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं वही बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हैं। वहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हो, कैनोइंग कर सकते हो, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हो। द क्लाइंब टू ब्रह्मगिरी हिल्स bring smiles to many faces as one can see the panoramic view to Coorg from here. आप जब ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ाई करते हो, ऊपर से जो आपको पैनोरामिक व्यू मिलता है, पैनोरामिक व्यू आप बोल सकते हो द कंप्लीट व्यू, ऐसा लगता है जैसे कि सैटेलाइट से लिया गया व्यू है। बहुत ऊंचाई से जब आप नीचे देखते हो, दैट मीन्स कंप्लीट, और जस्ट वी कैन से ना, द योर फटीगनेस जस्ट वैनिशेस, सारी थकान मिट जाती है। इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल व्यू देखकर वहाँ का पैनोरामिक व्यू
फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स। तो जितने भी वहाँ के टूरिस्ट होते हैं दे आर रियली अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ कुर्ग फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स। नेक्स्ट देखो, नेचर एट इट्स बेस्ट। इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट Byalkuppe is inhabited by monks in red oud and yellow robes. There are many more surprises waiting at Coorg for the tourist to discover. अब अभी हमने वाइल्ड लाइफ देख लिया, हमने यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देख ली, हमने यहाँ के लोगों के बारे में देख लिया, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में भी जान लिया और यहाँ की ब्रेवरी के बारे में भी देखा। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेचर इतना बेस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट है। टिबेटन आप बोल सकते हो तिब्बत के जो लोग हैं वो यहाँ पे सेटल्ड हैं। हम जितने भी तिब्बत के लोग होते हैं वो एक तरह से मोंक या साधु बोले जाते हैं, वो कहाँ पर हैं, ब्यालकुप्पे, वहाँ पे एक प्लेस है वहाँ पे हैं, ब्यालकुप्पे में वहाँ पे सेटल्ड हैं। और जो वहाँ के मोंक हैं वो वहाँ पे रेड कलर का, ओक कलर का एंड येलो कलर का जो रोब होता है, रोब इज कॉल्ड, बहुत लंबा सा, आपने देखा होगा जो मोंक लोग होते हैं वो एंटायरली दैट मीन्स फिगर कवरिंग जो ड्रेस पहनते हैं दैट इज कॉल्ड रोब। तो वो रेड कलर का, ओक इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो ब्राउनिश येलो, ठीक है, थोड़ा सा ब्राउन होता है, नॉट वेरी स्पार्क और ब्राइट येलो होता है। तो उस तरह के, मतलब ये कलर डिफरेंसेस हैं, रेड हो सकता है उनका, ब्राउनिश येलो, या ओक कलर हो सकता है, रेड येलो कलर हो सकता है, इस कलर के वो वहाँ पे रोब्स पहनते हैं। और बहुत सारे और भी सरप्राइजेस हैं जो आप वहाँ जाके खुद विटनेस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तो जो यहाँ पे आपको राइटर ने बताई वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी आइज़ के थ्रू हम ये व्यू देख रहे हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं दैट यू कैन विजिट ओवर देयर एंड यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर 8, रीचिंग कुर्ग। मैं यहाँ लिख देती हूँ, रीचिंग कुर्ग कैसे पहुँच सकते हैं। कुर्ग कैन बी रीच्ड बाय रोड और बाय रेल। इफ वन प्रेफर्स टू गो बाय एयर दैन द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर Bangalore and Mangalore. By road it is around 250 or 260 किलोमीटर from Bangalore. अगर आपको बाय एयर जाना है तो आप बेंगलोर या मैंगलोर से आप एयर रूट ले सकते हो। अदरवाइज रोड और रेल से बेंगलोर के से होता हुआ जो आपका रूट है वो लगभग 250 किलोमीटर का रूट है। मतलब यू नीड टू फर्स्ट रीच टू बेंगलोर और वहाँ से 250 किलोमीटर का कुर्ग का जो है वो रूट है। तो ऐसे हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पे राइटर ने ईच एंड एवरीथिंग ही हैज़ गिवन, उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, कैसे जा सकते हो, क्या वहाँ पे है, क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बताया गया है। एंड हियर दिस कॉल्ड द रियल ब्यूटी ऑफ कुर्ग। अब हाइलाइट्स देखते हैं थोड़े से। कुर्ग और कोडागू ये दूसरा नाम है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगर कुर्ग नहीं आया है डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अगर ये नाम आता है मीन्स द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली, राइट। The smallest district of Karnataka is Heavenly Place. सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की। The best season to visit is from September to March. The people living there are probably the descendant of Arabs and Greeks. Their culture is apparent in their martial tradition, marriages and religious rites. The Kodavas wear a long black embroidered coat called kupiya. This is Kupiya. The Coorg regiment is one of the most decorated regiment of Indian Army. Then Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. The river Kaveri begins from the hills and forest of Coorg. The variety of plants, birds and animals can be seen there. The place offers a number of the adventurous sports for the tourist, and the Tibetan monks are amongst many surprises that can be seen there. So these were the highlights. Now we are moving towards some extract based questions. First extract is midway between Mysore and coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantations. These are the beginning lines, ठीक है। इसमें से questions जो पूछे हैं वो बताते हैं। Which kind of animals are we likely to see at Coorg? यहाँ पे animals के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे wild animals आप बोल सकते हो। Why? Because यहाँ पे animals के अभी नाम नहीं दिए गए। But if you know, you can just write that in 2 lines. आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। Different kind of fishes यहाँ पे मिलती हैं, then squirrel, langurs, इस तरह का आप लिख सकते हो।
Now, what is Coorg known for? तो Coorg is known for its evergreen forest. यहाँ पे क्या है? Evergreen forest है, और क्या है? Spices हैं और coffee plantation है. Which word in the extract means same as having to do with the war? अब जहाँ पे war आ जाता है, war से related आपका जो शब्द है यहाँ पे, that is martial. Now, where is written? This is. Okay, this is the word. Now, where is Coorg situated? Coorg is situated between, कहाँ पे है? Situated कहाँ पे है? Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. This will be the answer, right? Next देखते हैं. The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek and or Arabic descent. As one story goes, a part of the Alexander's army moved south along the coast of the settled here when return became impractical. These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial tradition, marriages and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. इनके जो rites हैं religious marriage और martial के, वो बहुत ज़्यादा अलग हैं Hindu mainstream से. First question from this line, which descent do the people Coorg belong to? कौन कौन से descent हैं यहाँ पे? ये किसके माने जाते हैं? ये माने जाते हैं आपके अरब एंड अरबिक एंड ग्रीक डिसेंट के. ठीक है, किसके माने जाते हैं ये लोग? डिसेंट के अरब एंड ग्रीक. अरबिक आप या ग्रीक बोल सकते हो आप. वेयर कैन वी फाइंड द कल्चर ऑफ द कोर्ग मोस्ट एपरेंट? कहाँ पे आपको मिल सकती है इनकी देखने को? कल्चर कैसी है? तो हम देख सकते हैं उनको मार्शल ट्रेडिशन में देख सकते हैं, मैरिजेस में देख सकते हैं, रिलीजियस राइट्स में. Which word in the extract means an act that is a part of the religious ceremony? Religious से मतलब है, ये रहा religious, ceremony is called rites. ठीक है, ये word आता है हमारा. Which story is famous about the people of Coorg? ये क्या बोला जाता, कौन सी स्टोरी बोली जाती है? ये स्टोरी है, यहाँ पे आ जाती है आपकी अलेक्जेंडर की स्टोरी. तो यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हो कि कैसे अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो सेटल वहाँ पे हो गई थी. वाई? बिकॉज दे ऑल वर अनेबल टू गो बैक. तो वहाँ पे वो वहीं पे ही रह जाते हैं, वहाँ के लोकल पीपल से शादी कर लेते हैं एंड दे सेटल्ड देयर. अब हम देखते हैं थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई हैज़ Coorg बीन रेफर्ड टू एज piece of heaven drifted from the kingdom of God? ड्रिफ्टेड आप बोल सकते हो बहकर आना या फ्लोट होना. तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि गॉड के हेवन से निकल कर आया है, ये बहकर आया है Coorg? Coorg is often referred to as a small piece of heaven. इसको small piece of heaven बोला जाता है because of its natural beauty, of its evergreen forest, rolling hills, coffee plantation and spice trees. The freshness of the natural surrounding is further enhanced by the aroma of कॉफ़ी. वहाँ पे आपको सिर्फ घूमने के लिए नहीं, सूंघने के लिए भी बहुत अच्छी सी अरोमा मिलता है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा ये हेवनली हो जाता है. बहुत सारे रेन फॉरेस्ट हैं, बहुत रोलिंग हिल्स हैं, कॉफ़ी के प्लांट हैं, अदर स्पाइसेस के प्लांट हैं, ये सारी चीज़ें इसको एक लिटिल स्मॉल हेवन बना देती हैं. Question number 2, what legacy have the colonial powers left to the district of Coorg? किस तरह की legacy आप बोल सकते हो? परंपरा, ट्रेडिशन छोड़ के गए हैं. Colonial, अब आपके आंसर में है, colonial presence in the Coorg region is evident from the legacy of bungalows and coffee plantation. जो एक तरह से कर्नल मीन्स डिफेंस आप बोल सकते हो, आर्मी का एक एटीट्यूड, या आप ग्लिम्स कहाँ देख सकते हो? वहाँ की बेंगलो में जो उसी फॉर्म में बने हुए हैं. कॉफ़ी प्लांटेशन में देख सकते हो आप वहाँ पे. That is the region has inherited from them. It is believed that Coorgis are descendant of Greek and Arab, and the culture of these regions is strongly evident in the martial tradition and their marriages and religious ceremonies. इन सारी चीज़ों में आपको colonial presence देखने को मिलेगा, जो उनके बंगलो और कॉफ़ी प्लांटेशन से है. उसके बाद वहाँ की जो मार्शल मैनशिप है वो उनकी religious marriages, जो भी rights होते हैं, उनमें देखने को मिलती है. Next question, what do you know about Bailkuppe as mentioned in the lesson Coorg? Bailkuppe जो एक प्लेस के बारे में बताया गया था वो बताना है हमको. तो Bailkuppe is the India's largest Tibetan settlement of Buddhist monk. यहाँ पे बुद्धिस्ट monk का ये बहुत बड़ा एक प्लेस है, रेजिडेंशियल प्लेस है. They can be seen here dressed in red or they can be seen in red then comma
और एंड येलो रोब्स, अलग अलग रोब्स में बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क देखे जा सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो है बालकुपे, ये किसका है, रेजिडेंशियल प्लेस है बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क का। Throw some light on the vast biodiversity of Coorg. Bio is related with organism, उनमें किस तरह से diversities पाई जाती है वो बताना है। The evergreen forest of Coorg enclosed vast treasure of flora and fauna. Flora and fauna, vegetation and wildlife. It is the home of squirrels, langurs, kingfishers, elephants, slender lories, bees and butterflies. Its river, Kaveri, abounds in mahaseel, a large freshwater fish. The spice in the coffee plantation further add to its vast biodiversity. बायोडाइवर्सिटी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्लांटेशन भी आ जाता है, आपकी वाइल्ड लाइफ भी आ जाती है। वाइल्ड लाइफ में हमने ये सारे नाम दिए। कावेरी रिवर में अबंडेंस है किसकी, फिश की, महासीर फिश की, बहुत बड़ी फिश होती है। एंड इसके अलावा कॉफ़ी के प्लांट हैं, बहुत सारे अलग स्पाइस के प्लांट हैं। वैरायटी ऑफ द डाइवर्सिटी इन द बायो फ्लोरा एंड फौना देखी जा सकती है। What do the people of Coorg teach us? क्या सिखाते हैं वहाँ के लोग? Coorg people are famous for their hospitality, love, respect, fellow feeling, which is the need of the present hour. The adventurous sports like river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, mountain biking are the great motivators, and the Coorg regiment is the famous for receiving maximum number of the awards for its bravery. The first chief of Indian Army, General Cariappa, was a Coorgi. कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम वहाँ के लोगों से, वहाँ की जगह से सीख सकते हैं। वहाँ के लोग हमको हर चीज़ सिखाते हैं। हॉस्पिटैलिटी आप बोल सकते हो, हाउ टू वेलकम द गेस्ट, किस तरह से अपने गेस्ट का स्वागत किया जाता है। फेलो फीलिंग इज कॉल्ड, किस तरह के लोग वहाँ पे आने वाले गेस्ट को और एक दूसरे लोगों को ट्रीट करते हैं, वो सीख सकते हैं हम इनसे। एंड उसके अलावा जो वहाँ की एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं वो भी इस प्लेस को बहुत ज़्यादा एक तरह से लर्निंग हब बनाती हैं, जो हम यहाँ पे रहकर सीख सकते हैं। रिवर राफ्टिंग कर सकते हो आप यहाँ पर, कैनोइंग कर सकते हो, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, माउंटेन बाइकिंग आप वहाँ पे कर सकते हो। देयर आर प्लेसेस विच आर मेड लाइक दिस, और ये सारी चीज़ें मोटिवेट करती हैं। रैपलिंग आप बोल सकते हो व्हेन वी आर मीन्स कमिंग डाउन फ्रॉम द रोप, डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग फ्रॉम द रॉक्स, जब नीचे आते हैं किस तरह से आना है, बाय बैलेंसिंग द बॉडी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये भी हमको वहाँ पे सिखाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये एक तरह से मोटिवेट करती हैं, माउंटेन्स और हिल्स, ठीक है, मोटिवेट करती हैं कि हाँ वी कैन डू दीज फिजिकल एक्टिविटी, उसके लिए आइडियल प्लेस है। और इसके अलावा बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड हैं वो कोर्ग रेजिमेंट ने जीते हैं अपनी बहादुरी के लिए। जो जनरल करियप्पा थे वो भी यहाँ के फर्स्ट जो चीफ थे इंडियन आर्मी के, वो भी यहाँ के कुर्की थे। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमको मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं। हाँ, ये है आपके वर्ड मीनिंग, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग यू कैन गो थ्रू इट, ये दीज विल डेफिनेटली हेल्प यू, ये आपको वर्ड मीनिंग हेल्प करेंगे सारी चीज़ों को। मीन्स टू फ्रेम योर ओन आंसर्स, अगर आपको फ्रेम करने हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी हैं, ठीक है। और आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड एक्टिविटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गो थ्रू इट and this is the summary. ये summary है that summarizes all the parts including the value points that I taught you. If you have the time, go through the text, otherwise you can go through with the video. It is having the entire thing that you need. With this we have completed the second part of this chapter. Now move on